Good morning, students. This is Srishti उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज, जिसमें मैंने आपको ट्राइब्स के बारे में बताया था और हमारी दो स्पेशल ट्राइब्स चल रही थी। एक मैंने स्टार्ट कर दिया था गोंड्स, ठीक है। आपको बताया गया था कि दिल्ही सुल्तान्स यानी कि दिल्ही सल्तनत जब ख़त्म हो रहा था उस टाइम्स पे एक ट्राइब इस्टेब्लिश हुई इंडिया में। इस्टेब्लिश नहीं कह सकते, इमर्ज हुई, ठीक है। एक जनजाति का इमर्जेंस स्टार्ट हुआ और वो जनजाति थी गोंड, ठीक है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था ट्राइब्स के कुछ फीचर होते थे या अभी भी ट्राइब्स के कुछ फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन सारी चीज़ों से इस गोंड में आपको, इस गोंड जनजाति में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। जैसे हम देखेंगे कि किंगशिप, ठीक है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी। पहले क्या होता था या अभी भी क्या है, जो जनजातियाँ होती हैं वो कास्ट सिस्टम से अलग, ठीक है, जातिगत प्रथा नहीं होती है, कुछ भी कोई ऊंच नीच नहीं माना जाता है, सब लोग बराबर होते थे, सबको बराबर का सम्मान मिलता था। लेकिन यहाँ आपको जो गोंड कम्युनिटी देखने को मिलेगी, यहाँ इसमें ऐसे देखने को मिलेगा कि जो एक राजा होगा वो अपने आप को हायरार्किकल ऑर्डर में ले जाएगा, उसका बेटा राजा होगा, फिर वो अदर लोगों को अपने से अलग देखेगा, ठीक है। तो पहली बात हमको देखने को मिलेगी इनइक्वालिटी, समानता नहीं रह गई, जो कि ट्राइब्स में यूजुअली होता रहा है, ठीक है। आपने देखा था कि गोंड्स जो थे ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस करते थे, विवाह संबंध बनाते थे अगल बगल के राज्यों से, जिससे ये और भी अपर पोस्ट पे चले जाएं और भी इनको सम्मान मिले और इनको सारा रिस्पेक्ट मिल सके। और आपने देखा भी था कि जो रानी दुर्गावती थी वो चंदेल की राजकुमारी थी, ठीक है, राजपूत थी, और उनकी शादी हो गई थी गोंड ट्राइब के एक व्यक्ति से जिसका नाम था दलपत शाह, ठीक है, और फिर उनका बेटा होता है वीर नारायण। तो इन सारी बातों को हमने डिस्कस कर लिया है। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि मुग़ल के शासन टाइम में क्या होता है, गोंड्स पर बहुत बार अटैक होता है। रानी दुर्गावती से भी 1564 या 65 में लड़ाई होती है मुग़लों से और वो हार जाती हैं। उनका जो साम्राज्य रहता है, कहाँ पे वो शासन कर रही होती हैं, ग्रामांडला, ठीक है, तो उस जगह पे वो उस जगह को हार जाती हैं। तो इस तरह से हमने सारी स्टोरी पढ़ ली थी। अब हमको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गोंड स्टेट, ठीक है। गोंड स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा था। द गोंड्स हैड कार्व्ड आउट अ रिच एंड पावरफुल किंगडम। जो गोंड्स थे, जो गोंड जनजातियाँ थी, इन्होंने एक बहुत ही समृद्धशाली और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल डेवलप्ड। शासन व्यवस्था जो थी वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड थी। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़, ठीक है, गढ़ है, आपने सुना होगा, गढ़ या किले, ठीक है। तो जो किंगडम था वो गढ़ में डिवाइडेड था, ठीक है, या ग्रह कह सकते हैं हम लोग। जैसे एक कोई पार्ट है तो उस सब पार्ट्स में आगे डिवाइडेड हो। इस तरह से जो समृद्धशाली या जो शक्तिशाली साम्राज्य था वो छोटे छोटे गढ़ में डिवाइडेड था, विच वेर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड 84। क्या समझे आप लोग, पूरा किंगडम जो था वो गढ़ में डिवाइडेड था, गढ़ जो थे वो आगे जाकर के 84 में डिवाइडेड थे, ठीक है। 84 मीन्स 84, विच लिटरली मीन्स 84, जिसका मतलब भी होता है 84, 84। ईच 84 कंप्राइज 84 विलेजेस। अब ये 84 मतलब क्या हुआ, जो 84 वर्ड था इसका मतलब है कि हर एक 84 में 84 गांव होते थे, ठीक है। क्या समझे आप लोग, बहुत बड़ा गोंड ट्राइब रहा होगा, बहुत बड़ी इनकी किंगडम रही होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे किंगडम में सब पार्ट्स हैं, ठीक है, कुछ गढ़ हैं और एक एक गढ़ के अंदर क्या है, 84 विलेज हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा रहा होगा गोंड किंगडम। 84 वॉज फर्दर डिवाइडेड इन तो बरहोत, और ये जो 84 था बेटा ये फिर बरहोत में डिवाइडेड था, यानी कि 12 कह सकते हैं कि 12 जगहों का ग्रुप कह सकते हैं, 12 गाँव का ग्रुप ऐसे, ठीक है। द गोंड किंगडम वॉज अ रिच एंड प्रॉस्पेरस एंड रेल्ड बोथ ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब ये जो गोंड किंगडम थे, जो गोंड राज्य था, ये बहुत ही धनवान था, बहुत ही प्रॉस्पेरस था, मीन्स बहुत ज़्यादा समृद्धि थी इनके पास, और यहाँ पे खेती बाड़ी और व्यापार भी होता था। अब क्या होगा, किस चीज़ में ये लोग प्रॉस्पेरस रहेंगे, कौन सी चीज़ इनके पास ज़्यादा होगी, तो पेड़ पौधे बहुत थे, जड़ी बूटियाँ बहुत थी, जानवर बहुत सारे थे, ठीक है। इन सारे मायनों में ये लोग बहुत धनी माने जाते थे, बहुत समृद्धशाली माने जाते थे। तो क्या समझे आप लोग,
पूरा गोंड किंगडम, ठीक है, छोटे छोटे गढ़ में डिवाइड था। वो गढ़ फिर आगे 84 में डिवाइडेड थे, एंड 84 फिर आगे चल के बहरोत में, ठीक है, बरहोत में डिवाइडेड थे। तो आगे देखते हैं अब हम लोग। Elephants were the main item of export and their greatest buyer was the Mughal Empire. एलिफेंट जो हाथी थे वो बहुत ही मुख्य, हम कह सकते हैं बहुत ही मुख्य स्रोत थे या मुख्य साधन थे एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर से मंगाए जाते थे, है ना। एंड देयर ग्रेटेस्ट बायर वॉज द मुगल एम्पायर। तो मंगाए नहीं जाते थे बेटा, बेचे जाते थे। एक्सपोर्ट मीन्स बेचा जाना, इम्पोर्ट मीन्स मंगवाना, ठीक है। तो इनके यहाँ की जो गोंड कम्युनिटी की हाथियाँ थी उनको ये लोग बेचते थे, बहुत मुख्य साधन था पैसा कमाने का। और इनके मुख्य खरीदार कौन होते थे? मुगल एम्पायर, ठीक है। जो मुगल शासक थे वो गोंडों से, हम कह सकते हैं गोंड जनजातियों से क्या खरीदते थे? हाथी खरीदते थे। It is because of the rich resources of the region that Akbar got lured to capture the Garmandala kingdom of the Gonds. अब क्या हुआ? इनके किंगडम का नाम क्या था? गोंड्स की जो किंगडम थी उसका नाम था गढ़मांडला, ठीक है। गढ़मांडला जो था, ग्रहमांडला भी कहा जाता है इसको, या गृह कह सकते हैं, ठीक है। तो ये गृहमांडला जो था ये छोटे छोटे गढ़ में डिवाइडेड है। गढ़ के बाद 84 के बाद बरहोत, यानी कि ऐसा माना जाता है, कहीं कहीं पे लिखा भी हुआ है कि पूरा जो ग्रह मांडला था बेटा, इसमें 70,000 विलेजेस थे। याद रखिएगा आप लोग, 70,000 गांव थे गढ़ मांडला में, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, तो कितना ये बड़ा था, इस बात को बताने के लिए मैं यहाँ पे बताई उसको। तो चूंकि यहाँ पे बहुत रिच रिसोर्सेस हैं, बहुत ज़्यादा, आप देख ही रहे हैं कि इनके हाथियों को, इनके जड़ी बूटियों को मुगल शासक खरीद रहे हैं। तो इनका समृद्धि देख करके, इनका प्रॉस्पेरिटी देख करके मुगल शासक अकबर जो था वो क्या किया, वो चाह रहा था कि हमारा इस किंगडम पे हमारा शासन हो, हमारा राज्य हो, ये हमारे अंडर में आ जाए, ठीक है। और यही रीजन था कि ग्रामांडला पे वो आक्रमण करता है। रानी दुर्गावती के टाइम पे आपने देखा था। अब हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ द पीपुल, लोगों का जीवन कैसा था, ठीक है। गोंड जनजातियों में जो इन लोगों की लाइफ थी वो कैसी थी। द सोसाइटी अनलाइक अदर ट्राइबल सोसाइटी वॉज हाईली स्ट्रेटिफाइड। अलग अलग जो आपको जनजातियां देखने को मिलेंगी, उन सारी जनजातियों की अपेक्षा इनकी जो जीवन शैली थी वो और भी ज़्यादा अच्छी थी। द गोंड्स फॉलोड हिंदू रिलीजन एंड कल्चर। गोंड जो थे, जो गोंड जनजातियां थी, ये हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को मानते थे। दो लाइक ऑल अदर ट्राइब दे टू बिलीव इन द कल्ट ऑफ क्लैन एंड अनदर वर्शिप, ठीक है। और सारी जनजातियों की तरह, जैसे और सारी जनजातियों में होता था, तो ये भी विश्वास रखते थे वंशगत। क्लैन मतलब फैमिली में, फैमिली का जो हेड होगा या पूर्वजों की पूजा होती है ना, तो उन सारी चीज़ों में ये लोग भी भरोसा करते थे। कुल मिला जुला के हिंदू धर्म को मानते थे। दे आल्सो वर्शिप्ड फरसा पेंस इन द फॉर्म ऑफ नेल और पीस ऑफ आयरन चेन, ठीक है। मैराई ऑफ गॉडेस ऑफ प्लेग एंड अदर डिजीजेज एंड भीमसेन द हिंदू गॉड। इसके अलावा वो और किसकी किसकी पूजा करते थे? तो फरसा, ठीक है। फरसा आप लोग जानते हैं एक हथियार होता है, तो फरसा का वो लोग पूजा करते थे, लोहे के नेल के फॉर्म में जो होता था, हम कह सकते हैं चेन की तरह। इसके अलावा वो देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। और देखिए यहाँ पे देवता का एक नाम भी दिया गया है, भीमसेन, ठीक है। किससे बचने के लिए? बीमारियों से बचने के लिए। आगे देखेंगे, द गोंड वेर ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट दो some practice shifting agriculture of झूम। अब जो गोंड्स थे वो एग्रीकल्चर करते थे, मीन्स पारंपरिक तरीके से। उनके पुराने जो उनके पूर्वज थे वो भी खेती बाड़ी करते थे, ये भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। मीन्स एग्रीकल्चर जो था इनके यहाँ ट्रेडिशनली होता था, पारंपरिक ढंग से होता था। और साथ ही साथ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में ये बिलीव करते थे। आपने ऊपर पढ़ा कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, कि कहीं पे इन्होंने जंगल को काट दिया, जंगल को जला दिया और उस ज़मीन पे क्या करने लगे? खेती करने लगे। कुछ दिन बाद जब वो ज़मीन नॉन फर्टाइल हो जाती है, नहीं उपजाऊ रह जाती है, फिर उस जगह को छोड़ के वो कहीं और चले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं अपनी खेती बाड़ी को कहीं और, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो गोंड कम्युनिटी में किस टाइप की खेती बाड़ी होती थी, आप याद रखिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। The Gond men wore dhoti. The women wear a soft sari tied ankle length of a choli and adorned themselves with ornaments made of shell, cowries, bones, mixed metal, etc.
अब इनका लोगों की लाइफ देख रहे हैं तो लोगों की लाइफ हम देख रहे हैं कि ये पूजा पाठ कैसे करते थे, हिंदू धर्म में बिलीव करते थे, साथ ही साथ बीमारियों से बचने के लिए, प्लेग दिया हुआ ना या महामारी से बचने के लिए कुछ हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और अगर देखें इनका मेन स्रोत जो है, आय का मेन स्रोत है, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी ही कर रहे हैं और कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। ये लोग फैक्ट्री नहीं लगा रखे थे। साथ ही साथ कपड़े की बात करें, क्या पहनते थे, वेयरिंग स्टाइल उनका क्या था, तो आदमी जो होते थे वो धोती पहनते थे, औरतें जो होती थी वो सॉफ्ट साड़ी, मुलायम साड़ी पहनती थी गांठ बांध के, ठीक है। साथ ही साथ चोली पहनती थी, चोली ब्लाउज जैसा ऊपर जो पहना जाता है, और कुछ गहने पहनती थी। गहने में जैसे सेल्स होते थे, कौड़ी आपने देखा होगा, ऐसे वाइट कलर का होता है, कौड़ियाँ होती हैं, ठीक है, और हड्डियों के बने हुए गहने और कुछ मिक्स्ड मेटल्स, ये सारे इनके गहने होते थे। और कपड़े का स्टाइल तो आपने देख लिया। तो ये थी गोंड्स के गोंड्स कम्युनिटी जो है, इनके लोगों की लाइफ स्टाइल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ ये भी आप जान रहे हो, ठीक है। और कैसे ये ख़त्म होते हैं मुग़लों के टाइम पे, दिल्ली सुल्तान जब ख़त्म होते हैं, दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के बाद इनका इमरजेंस होता है और मुग़ल टाइम पीरियड में मुग़ल क्या करते हैं, इनके ऊपर कब्जा करने लगते हैं, हराने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या होती है, इनकी कम्युनिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, एंड हो जाती है। और इस कम्युनिटी के एक बहुत ही ब्रेव रूलर का नाम आपने पढ़ा है, रानी दुर्गावती, जो कि चंदेल की राजकुमारी थी और उनकी शादी हो गई थी दलपत शाह से, ठीक है, जो कि गोंड कम्युनिटी का लड़का था। तो इस तरह से आपने देखा। और इस ट्राइबल कम्युनिटी में आपने डिफरेंस क्या देखा अदर ट्राइब से, कि अदर ट्राइब जो होती थी वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं थी, ठीक है। राजा को राजा की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था। ट्रीट करने का मतलब वो खुद को राजा नहीं दिखाता था कि मैं ही सर्वशाली सर्वशक्तिमान हूँ, वो सबको इक्वली देखता था। लेकिन गोंड कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा किंगडम बन जाता है। आपने देखा गढ़मांडला, जो कि कितना बड़ा किंगडम है, 70,000 गाँवों का समूह है, नीचे और 84 में बटा हुआ है, गढ़ में बटा हुआ है, फिर गढ़ 84 में बटे हुए हैं, फिर बहरोत में बटे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे थोड़ा सा जो राजा महाराजा होते थे मुग़ल के टाइम पे या दिल्ली सुल्तान के टाइम पे, उस टाइप का शासन आपको देखने को मिल रहा है। जबकि हमने स्टार्टिंग में ट्राइबल्स की कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग तरीके से पढ़ी है ना। तो ये रीजन है हमारा, हम क्यों गोंड्स को अलग से पढ़ रहे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से अब हमको नेक्स्ट कम्युनिटी पढ़नी है बेटा, द अहोम्स। तो अहोम को स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन और है आपका गोंड्स में, एक बार देख लेते हैं, फिर अहोम्स पढ़ते हैं हम लोग। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ गोंड लाइफ स्टाइल वॉज द गहतोल ऑफ डॉर्मेटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिस्टम है, वो क्या है देख लीजिए आप लोग। इनका रहने का तरीका जो था, ठीक है, वो बहुत ही अलग तरीके से था। Here, unmarried boys and girls led a highly organized life and received training in leading a dutiful life. अब ये डॉर्मेटरी सिस्टम है क्या, देखिए ये जो गोंड के लाइफ स्टाइल की एक अच्छी चीज़ बताई जा रही है कि घोतुल ऑफ द डॉर्मेटरी सिस्टम। घोतुल ऑफ द डॉर्मेटरी सिस्टम में क्या था बेटा, कि जो भी अविवाहित लड़के लड़कियां होते थे जिनकी शादी नहीं हुई रहती थी, तो उनको शादी से पहले एक ट्रेनिंग दिया जाता था कि कैसे वो आगे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है, आगे कैसे वो अपने लाइफ को लीड करेंगे। तो क्या समझे आप लोग कि एक इंटरेस्टिंग बात है गोंड कम्युनिटी की, गोंड ट्राइबल्स की, क्या इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें घोतुल ऑफ द डॉर्मेटरी सिस्टम, इस सिस्टम को समझिएगा। इस सिस्टम में क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है कि अनमैरिड बॉयज़ और गर्ल्स को आगे जीवन जीने के लिए वो अपने ड्यूटीज को कैसे पूरा करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इस तरह से हमने गोंड्स को फिनिश किया। आज फिनिश करने का मतलब उन्हें हमने नहीं ख़त्म किया, वो तो मुग़ल के टाइम्स पे ही उसके बाद ही ख़त्म हो जाते हैं, हमने पढ़ के इनको ख़त्म किया है। अब हमको पढ़ना अहोम्स, ठीक है। तो ये दूसरी ट्राइब कम्युनिटी है, दूसरी जनजाति है, इसमें भी कुछ स्पेशल बात होगी, दैट्स वाई हम इसे यहाँ पढ़ रहे हैं। सो देखते हैं, द अहोम्स आर अ ट्राइब दैट रूल्ड मच ऑफ प्रेजेंट डे असम रीजन फॉर 13th century until the establishment of the British rule in 1838. अब अहोम जो ट्राइब है, जो अहोम जनजाति है, ये ऐसी जनजाति है जो कि आज के टाइम पे भी असम में कुछ टाइम तक क्या है रूल कर रही है, कहीं कहीं पे पाई जाएगी। और असम में सबसे ज़्यादा समय तक इस जनजाति ने शासन किया, मीन्स रही, ठीक है। कब से कब तक, 13th century से 13वीं शताब्दी से लेकर के जब तक इंडिया में ब्रिटिश रूल नहीं हुआ,
1838 1838 तक अहोम क्या करते हैं, असम में शासन करते हैं। तो क्या समझ सकते हैं, ये जो अहोम जनजाति है ये सबसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन करने वाली जनजाति है। लगभग कह सकते हैं कि 13वीं सेंचुरी से लेकर के 1838 तक, ठीक है, तब तक ये करती है, 19वीं शताब्दी तक लगभग कर रही है। तो आगे देखते हैं, द वर्ड असम प्रोबेबली डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अहोम्स हु वेयर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन। अब ये जो असम शब्द आया है, असम राज्य है ना हमारे यहाँ का, तो ये जो शब्द आया है बेटा ये अहोम से ही आया है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अहोम्स जो थे वो असम में ही रहते थे, उस क्षेत्र में वो रहते थे, यही रीजन है कि उस क्षेत्र का नाम अहोम से क्या पड़ गया, असम पड़ गया। The Ahoms traced their origin to China and began migrating into Indo-China and the northern Myanmar Burma region in the 1st century। क्या होता है कि जो अहोम थे ये सबसे पहले इनकी ओरिजिन मानी जाती है चाइना में, और बाद में ये माइग्रेट करने लगते हैं। माइग्रेट करने का मतलब चलने लगते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने लगते हैं। इंडो चाइना और नॉर्दर्न म्यांमार जिसे बर्मा हम लोग कहते हैं, उन सारे सेंचुरी मतलब उन सारे क्षेत्रों में भी ये लोग जाने लगते हैं, ठीक है। 1st सेंचुरी की बात करें तो द फर्स्ट अहोम लीडर वॉज सुकाफा। जो पहला अहोम लीडर माना जाता है उसका नाम था सुकाफा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ये सब अंडरलाइन करने वाली चीज़ है। अ सान प्रिंस हु अलोंग विथ हिज फॉलोअर्स क्रॉस्ड द Patkai hills in the mid-13th century and settled in the Brahmaputra area by establishing his capital at the Charidio near शिवसागर। क्या है, ये पहला अहोम लीडर है, इसका नाम है सुकाफा, जो कि अपने फॉलोअर्स के साथ जाता है पटकई हिल्स वगैरह पार करके 13वीं सेंचुरी, ठीक है, 13वीं शताब्दी के बाद ब्रह्मपुत्र एरिया में शिवसागर के पास अपना कैपिटल बनाता है और वहीं पे रहना स्टार्ट करता है, मीन्स अपनी राजधानी बनाता है। इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट द डिस्प्रेस्ड ट्राइबल ग्रुप्स वेयर ब्रॉट अंडर द रूफ एंड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न डे असम वॉज लेट। अब एक चीज़ और भी मान सकते हैं, ये पहला ऐसा लीडरशिप वाला ग्रुप था ट्राइबल्स का, कह सकते हैं कि जो जनजातियों का समूह था अहोम्स का, ये पहला ऐसा था जिसे छत के नीचे, ठीक है, अंडर द रूफ, अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे सारे लोग रह रहे थे। और इसे माना जाता है कि मॉडर्न असम, जो आज असम राज्य हम लोग देख रहे हैं, उस असम राज्य की नींव भी यही थी, ठीक है। यही जो अहोम सबसे पहले आया, अहोम जनजाति का राजा कौन था, सुकाफा, यही जो आया शिवसागर के पास, कह सकते हैं ये सारे हिल्स वगैरह को क्रॉस करके ये फाउंडेशन बना के वहाँ पे रह रहा है। तो यहीं से फिर उत्पत्ति होती है, इमरजेंस होता है, और आज जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं असम, ये उसी की देन है। आगे देखते हैं, द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन टुक प्लेस अंडर द फेमस अहोम किंग, ठीक है, सुहंगमंग, who was the first Ahom ruler to adopt a Hindu name स्वर्ग नारायण। अंडरलाइन दिस। इसके बाद हम देखेंगे जो अगली पीढ़ी आती है बढ़ता है, जैसे सुकाफा पहला लीडर था, उसके बाद और एक्सपेंशन होगा ना और बढ़ेगी, तो वंश बढ़ रहा है, तो उसके आगे हमको पहला सबसे फेमस अहोम किंग देखने को मिल रहा है, सबसे फेमस अहोम राजा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी बेटा गोंड्स की तरह ही है, इनइक्वालिटी है, अदर ट्राइब्स की तरह ये लोग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ जो राजा होगा वो अपने आप को कोऑर्डिनेटर ही वो रहेगा, उससे नीचे वाले सब सबऑर्डिनेटर रहेंगे, मीन्स उससे नीचे पद पे रहेंगे, बराबरी नहीं है यहाँ पे भी। तो हम बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट फेज था, अगली पीढ़ी जो थी, वहाँ पे आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो एक फेमस अहोम राजा था जिसका नाम था सुहंगमंग, और वो एक ऐसा पहला अहोम किंग था जिसने एक हिंदू नाम, अपना नाम खुद से रखा, और उसका नाम क्या था, स्वर्ग नारायण, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिनल नेम तो आप उसका देख रहे हैं सुहंगमंग, इसने अपना पहला हिंदू नेम बदल के रखा, क्या रखा, स्वर्ग नारायण। However, the Ahom power in Assam reached its peak during the reign of King Rudra Singh 1696 to 1714, who came in conflict with the Mughal ruler Aurangzeb। अब सबसे पावरफुल जो अहोम किंगडम थी असम की, तो ठीक है आप समझिएगा बेटा,
असम में मेन जो जनजातियां हैं, ये अहोम जनजातियां कहाँ पे हैं? मेन असम में हैं, असम में पाई जाती थी। तो असम की ये जो अहोम कम्युनिटी है, इसका सबसे मोस्ट पावरफुल लीडर जो था वो रुद्र सिंह था। उस टाइम पे अहोम कम्युनिटी अपने पीक पर थी, बहुत टॉप पर थी, बहुत आगे बढ़ रही थी, बहुत फल फूल रही थी। ठीक है, किस टाइम पीरियड में? राजा रुद्र सिंह का शासन था उस टाइम पे 1696 to 1714। ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या होता है, इन लोगों का झगड़ा हो जाता है। एक मुगल रूलर था औरंगजेब, आप भी जानते हैं, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। वो क्या कर देता है, इन लोगों पे आक्रमण कर देता है, जिसकी वजह से औरंगजेब से इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाता है, झगड़ा छिड़ जाता है। द अहोम किंगडम इवेंचुअली फेल इनटू ऑब्सक्योरिटी एंड वाज रिड्यूस्ड टू अ ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे जब उससे इसका इन लोगों का झगड़ा भिड़ जाता है, तो धीरे धीरे ये कम्युनिटी क्या होती है, कमज़ोर होने लगती है और एक नॉर्मल ट्राइबल कम्युनिटी की तरह हो जाती है। आफ्टर द ब्रिटिश टुक ओवर असम, और जब इंडिया, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स आते हैं तो इंडिया में कब्जा करेंगे, तो असम को भी तो कब्जा करेंगे, क्योंकि असम इंडिया का ही एक पार्ट था। तो इस टाइम पे भी अहोम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं लगभग। द अहोम किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस एंड द किंग्स गवर्न विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड द पैट्रोमोन्ट्रीज। ठीक है, तो अहोम किंगडम जो था ये प्रोविंसेस में बटा हुआ था, प्रांतों में बटा हुआ था। जो गोंड किंगडम था बेटा, वो गढ़ में बटा हुआ था, है ना, ज़्यादा बड़ा था। लेकिन जो अहोम किंगडम है वो प्रांतों में बटा हुआ है और इसे मंत्रियों के हेल्प से गवर्न किया जा रहा था, और उसका नाम था पैट्रोमोन्ट्रीज। तो ध्यान देंगे हम लोग। आगे देखते हैं, द अहोम्स वेयर अ ट्राइबल कम्युनिटी एंड फॉलोड अ ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जो अहोम्स थे ये जनजाति थे, आपको पता है ट्राइबल कम्युनिटी के थे, और ये लोग उसी तरह से जीवन भी जीते थे। दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर एंड राइस वॉज देयर मेन क्रॉप। अंडरलाइन दिस, वो लोग भी खेती बाड़ी करते थे, और जो धान की खेती होती थी उनकी मुख्य खेती थी। दो सम अहोम्स अडॉप्टेड हिंदुइज्म एज देयर रिलीजन्स, एट द प्रिवेलेंट प्रैक्टिस वॉज फॉलोइंग ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीफ मार्क्ड बाई एंसेस्टर वर्शिप। ठीक है, तो जो अहोम्स थे इनका मेन क्या था बेटा, कह सकते हैं कि इनका मेन धर्म था, हिंदू धर्म को ही ये लोग मानते थे, और साथ ही साथ ये पूजा पाठ भी करते थे, एंसेस्टर वर्शिप, पूर्वजों की पूजा करते थे और खेती बाड़ी करते थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉनिकल्स मेंटेन्ड बाय द रॉयल कोर्ट्स विच आर नोन एज बुरंजीज। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने अहोम्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका PDF बना के दूंगी, एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। स्टैचू ऑफ अहोम वॉरियर्स आप देख लीजिए, शिवसागर के पास, असम में जो है, असम में शिवसागर टाउन में ये लोग थे ना, सबसे पहला राजा जो सुकाफा था, लीडर था, वो यहीं पर कह सकते हैं कि अपना राज्य बनाया था, राजधानी। उसके बाद ये देख लेंगे, और ये जो है हमको पढ़ना है घर पे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ जो है उसको धान का कटोरा कहा जाता है इंडिया का। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जहाँ जो दिक्कत होगी मैं आपको डिस्कस कर दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।